revisiting the PYQs. Also, since my mother is very keen in Sanskrit language, तो I sat by her. तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये इस टॉपिक से है, ये इस टॉपिक से है, ये 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आए। मैम सबसे पहले PYQs पे आई वुड लाइक टू एलैबोरेट। तो मैम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई भी एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं होता है, एंड मोर सो COQP 05 के पेपर के लिए अगर आप वेबसाइट पे जाए, वन मोर थिंग यहाँ पे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे, you know, nothing against anyone who are having reservations of any kind, but ma'am, for the ones, you know, competing for the unreserved seat, mental health, peace and everything, but now again after qualifying this examination, everything is making sense. I'm happy, I'm smiling for no reason. So yeah, you know, सारी चीजें अच्छी लगने लगती, that is it. If you are going वेलकम टू डेली वाइट्स विराज। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ही आपने अपना नाम हासिल करा है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी बात को आगे करते हुए मैं अपना पहला प्रश्न आपके सामने रखती हूँ कि जैसे आपका ना आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे भी इंग्लिश सब्जेक्ट रहा, मास्टर्स भी आपने इंग्लिश में ही करा, और जब हम CUET की बात करते हैं तो आपने COQP 05 के पेपर में आप अपीयर हुए होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए। तो 05 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहते हैं, 25 हिंदी के रहते हैं एंड 25 संस्कृत के रहते हैं। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ता है आपके ग्रेजुएशन के टाइम के स्टडीज का या मास्टर्स के टाइम के स्टडीज का, या फिर मैं यूं कहूं कि बेसिक्स कितना फर्क पड़ता है जब हम कंटेंट प्रिपेयर करते हैं CUET बीएड के लिए, पर्टिकुलरली 05 के पेपर कोड के लिए? ओवर टू यू विराज। Firstly, thank you so much. Your lovely wishes, especially coming from you, means a lot. More so because I very clearly remember कि जब मेरा पहला क्लास था आपके साथ, तो हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे क्लास में। तो I would like to quote your exact words. It were कि विराज इस तरीके से तो बहुत मुश्किल है. Fast forward 5-6 months being interviewed by you, it is anything but very relaxing. मैम आपके क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए, मैम टू बिगिन विथ इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज क्योंकि मेरा पेडागॉजी सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हिंदी एंड संस्कृत को यू नो एज अ न्यू लैंग्वेज टेकअप करना, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इनिशियली, बट what I personally did was कि I went through the PYQs, all the available PYQs of the previous years. Yes. And at least I went through them at least for 5 times, if not more, because मेरे को जानना था कि एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या खोज रहा है एक एस्पिरेंट से, COQP 05 के एस्पिरेंट से एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है कि बच्चों में ये सारी क्वालिटीज या इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। So when I went through the papers, I found English to be very easy because since my pedagogy subject was English and is English. हिंदी एंड संस्कृत मेरे को when I skimmed through the paper, तो पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहे हैं। हिंदी के कुछ टॉपिक्स जाने पहचाने थे बिकॉज स्कूल में क्लास 10 तक मैंने हिंदी पढ़ रखी थी, तो उसके कुछ टॉपिक्स मेरे को पार्शियली इजी लग रहे थे एंड कुछ टॉपिक्स मेरे को टफ लग रहे थे। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स लाइक अलंकार, छंद, समास, क्योंकि दो टॉपिक्स उतने डिटेल्ड वे में कवर नहीं किए गए थे स्कूल लेवल पे। एंड व्हेन आई went through the 25 questions of Sanskrit, I could not make out what are they asking, except for the topics like Sabdrup, Dhaturup. I was only able to understand कि अच्छा ये topic से question है, that is it. वो भी सिर्फ Sabdrup and Dhaturup के questions. But I kept on revisiting the PYQs. Also, since my mother is very keen in Sanskrit language, so I sat by her. तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये इस टॉपिक से है, ये इस टॉपिक से है, ये 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आए हैं। सो she helped me, you know, write down all the topics from which the questions were asked, and we also, you know, recorded the number of questions being asked from each topic.
ताकि ये पता चल सके कि कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा टफ है, मॉडरेट है, या कौन से टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है एग्जामिनेशन में. So and this I was doing while I already enrolled with Delhi Bites. Classes start नहीं हुई थी उस समय. I remember 23rd of November से classes start हुई थी, if I'm not wrong. तो उसके पहले 2-3 दिन पहले I was doing these kind of exercises कि I said go prepared into the Delhi Bites course. So once I enrolled into the course, so I had the list of topics ready. फिर ma'am, I will first elaborate on how I prepared for Hindi and Sanskrit specifically. Sure. So I had all the topics ready. फिर जैसे जैसे प्रिया मैम ने हर एक टॉपिक्स को टेकअप करना स्टार्ट किया, I started preparing my own notes out of her lectures, or maybe whatever was being displayed on the screen by her. So I prepared my own notes on each and every topic. So I had all my notes ready, and she also recommended 2-3 books for Hindi and for Sanskrit respectively. For Hindi, she suggested Aditya Publications book, and one was Ari. And for Sanskrit also, she suggested Adhyan's book. So I purchased both the books. I had my notes ready, and simultaneously, or I also referred to those books. So I believe until mid-January, I was just into preparing my notes and keeping my materials ready. I was not into, grabbing the stuffs or getting my theory part ready. I was just focusing on getting my notes ready because I also had my other examinations. So I was focusing more there. So once the Delhi Bites classes got over, then I went all guns blazing with my B.Ed preparation. तो फिर उसमें हम क्या करते थे मैम, हर दिन कोई भी 2 टॉपिक्स पिक एंड चूज करते थे, इधर हिंदी के या तो संस्कृत के. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हिंदी के आज 2 टॉपिक्स पिक किए, लेट्स से अलंकार एंड समास, सो आई यूज्ड टू अगेन रीवॉच और रिविजिट हर लेक्चर्स while simultaneously referring to my notes and जो उन्होंने किताब रेफर की थी. उसके बाद जब एक बार हम उनका क्लास देख लेते थे, theory part रेफर कर लेते थे, then I used to do at least of 100 questions on both the topics. और वो questions उन किताब में थी. I mean, I did not have to go anywhere for searching the questions or anything. And वो questions उसी लेवल के थे जो जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं. I mean, उससे हाई लेवल के ही questions थे. अगर वो questions कोई कर रहा है तो he would easily be able to do the questions जो एग्जाम में आ रहे हैं. तो संस्कृत और हिंदी का मैंने इस तरीके से बहुत स्ट्रेटेजाइज्ड वे में प्रिपेयर किया. एंड टू बी ऑनेस्ट, इंग्लिश के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. बिल्कुल मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. आई जस्ट वेंट थ्रू योर वीडियोज ऑन एक्टिव पैसिव, नरेशन एंड टेंस. दैट इज इट. Because when I went through the question paper, I was like, yeah, I would be able to do English वाला part without breaking much sweat. So मेरे को पता था कि इंग्लिश में मेरे को ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है. जो भी समय मेरा जाएगा वो हिंदी और संस्कृत में ही जाएगा, और मेरा सिलेक्शन होना या ना होना हिंदी और संस्कृत पे ही डिपेंड करता है. तो आई वाज एबल टू डू इंग्लिश वाला सेक्शन क्वाइट रीजनेबली वेल, एंड ज्यादा फोकस था थ्रू आउट माय प्रिपरेशन. ओके, ठीक है. जैसे कि अभी आपने कहा कि सिंस आप इंग्लिश बैकग्राउंड के थे तो आपके लिए हिंदी संस्कृत डिफिकल्टी आ रही थी, और स्पेशली होता क्या है ना कि संस्कृत ना सभी के लिए नहीं होती है. मतलब हमने कभी अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी होती है, या शायद बहुत से स्टूडेंट्स वो भी प्राइमरी क्लासेस में भी उनका अप्रोच नहीं रहता है. तो और यहीं पे आपने ना थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कशन करा. तो अब आप मुझे ना थोड़ा सा ऐसे साथ लेके बताओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ हिंदी संस्कृत के लिए स्पेशली प्रिपेयर करना मतलब कितना इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंस रखता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आपके लिए एकदम कंप्लीट नया सब्जेक्ट आता है, जैसे कि संस्कृत हो गया, और सिंस आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो. और इसके अलावा ना थोड़ा सा आप मेरे को ये भी समझाओगे कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज गोइंग होते हैं, किन्हीं का मास्टर्स चल रहा होता है सेमेस्टर 3, किन्हीं का ग्रेजुएशन चल रहा होता है सेमेस्टर 5, तो वो सोचते हैं कि अब हमारे पास 6-7 महीने अब हम प्रिपेयर करते हैं. तो हमारे लिए सिटिंग आवर्स कितनी मैटर करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मॉक वगैरह हम कैसे लगाएं,
अगर हम 8 घंटे पढ़े तो उस 8 घंटे को हम डिवाइड कैसे करें अपने 3 सब्जेक्ट में, या फिर हम डेली अगर 3-4 घंटे भी पढ़ेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा। आप थोड़ा-सा इस बात को एक्सप्लेन करो। मैम सबसे पहले पीवाईक्यूज पे आई वुड लाइक टू एलैबोरेट। तो मैम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई भी एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं होता है, एंड मोर सो COQP 05 के पेपर के लिए अगर आप वेबसाइट पे जाके सिलेबस देखोगे, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में वो लोग क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे, कितना पूछेंगे, इसका कोई कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उन लोगों ने डिस्कशन नहीं कर रखा है। करेक्ट। तो यहाँ पे PYQs gives you a overall scenario कि what is actually going in the examination. So उससे आप एक overall एक framework form कर सकते हो खुद के लिए, although there is no strict and exhaustive syllabus. For example, previous 2 या 3 years में इंग्लिश सेक्शन में वो लोग सिर्फ ग्रामर पूछते थे स्ट्रिक्टली, लेकिन इस बार उन लोगों ने 3 to 4 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर से भी इंक्लूड कर दिए। सो अगर कोई PYQs देखेगा तो वो तो यही सोचेगा ना मैम कि मेरे को इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, लिटरेचर पार्ट नहीं पढ़ना है। बट हिंदी वाले पार्ट में वो लोग हिंदी साहित्य से 2-3 क्वेश्चंस इंक्लूड करते थे। इस बार उन लोगों ने रोल रिवर्स कर दिया, हिंदी से उन लोगों ने नहीं पूछ के इंग्लिश से पूछ दिया। सो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो मैम कि PYQs में तो ये क्वेश्चंस नहीं थे या लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं आए थे। You have to be open for such surprises in the examination. So ma'am, yes, PYQs आपको एक overall framework and overall gist of the examination दे देती है, which is very very important because my preparation began from PYQs. Right. So PYQs is very important. On also listing down all the topics becomes extremely important, ताकि आपके पास एक सामने में टॉपिक्स रहे कि ये 20 टॉपिक्स हैं, ये 25 टॉपिक्स हैं या 15 टॉपिक्स हैं, एंड देन जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं आप उसको टिक मार्क करो। आपने कितने बार रिवाइज किया है उसके लिए अलग से कॉलम बना के उसमें टिक मार्क करो, ताकि आपको पता रहे कि ठीक है PYQs में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मेरा कवर हो चुका है। बात रही नंबर ऑफ आवर्स की मैम, तो आई वुड से एटलीस्ट ऑफ 500 आवर्स इन टोटल, एटलीस्ट ऑफ 500 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप उसको रोज 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, आखिरी के महीने में 20-20 घंटे पढ़ो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, हर एक but at least of 500 hours of preparation is very very important. And also ma'am, I would like to add one more thing यहाँ पे अपने खुद के personal experience पे, nothing against anyone who are having reservations of any kind, but ma'am, for the ones competing for the unreserved seat, you guys have to be at your absolute best. While I speak, I could not make it to Department of Education, University of Delhi by 3 marks. So yes. 3 marks is not even one full question. So आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन का कितना वैल्यू हुआ। अगेन नथिंग अगेंस्ट एनीवन जिसके पास भी कोई रिजर्वेशन है, but for the ones competing for the unreserved seats, you guys have to be at your absolute best. आप लोग complacent बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, So yeah, this would be it. Also ma'am, आपने बोला कि college going बच्चों के लिए, so ma'am again you have to take out time if you are really passionate about कि मेरे को University of Delhi ऐसे institution से ही BEd pursue करना है। Competition is very high, so you have to be very serious and positive about your preparation going forward. ओके, सो यहाँ पे आपने जो एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को एड्रेस करा, दैट इज पॉजिटिविटी, और पॉजिटिव रहना होगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। हमारे साथ पॉजिटिविटी नहीं होल्ड होती है, कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी फैमिली में कुछ, मतलब इफ वी आर ह्यूमन तो वी आर ऑलरेडी कैरिंग दी प्रॉब्लम्स, इट्स जस्ट अबाउट अस की हाउ वी अप्रोच इट। ठीक है, तो ये तो हम थोड़ा ऐसे लाइन कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताओ कि जब आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, CUET COQP 05 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन हाउ शुड वी कैरी गुड मोटिवेशन, गुड पॉजिटिविटी, कि हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी XYZ घटनाएं हो रही है,
हमारी तबीयत खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहेंगे। और अगर हमने सोचा है कि डेली हमें 4 घंटा पढ़ना है, तो हम 4 घंटे पढ़ेंगे। अगर हमें लास्ट के 2 महीने में मॉक लगाने हैं, तो हमें मॉक लगाना ही लगाना है। ये हम कैसे करेंगे विराज? ये थोड़ा-सा आप मैम जैसा आपने बोला कि डीप मोटिवेट होना बहुत ही नेचुरल चीज है। मोर सो जब आप व्हेन यू आर पैशनेट एंड सीरियस अबाउट एनीथिंग, अगर सिर्फ आप एज ए बैकअप किसी चीज को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप शायद उतना डीमोटिवेट नहीं हो, या आपको उतना फर्क नहीं पड़े कि मैंने आज 4 घंटे पढ़ा कि नहीं, या मॉक मार्क्स कितने आए नहीं आए, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा मैम। बट in my case I was very passionate, and I was very serious about pursuing my B.Ed from University of Delhi. And I believe 15-20 days into the preparation, this came from Delhi Bites classes itself. I will tell you how, कैसे ये हुआ। तो मैम मेरा क्योंकि हिंदी एंड संस्कृत मेरे लिए बहुत नया चीज था, तो प्रिया मैम के क्लासेस में कुछ ऐसे बच्चे थे, 6 से 7 बच्चे थे, जो 90 से 95% जवाब सही देते थे। एग्जाम में आपको 70% ही क्वेश्चन सही करने होते हैं, बट वो लोग 90 से 95 क्वेश्चन सही बताते थे। एंड जिसके आंसर्स मेरे को आसपास भी मेरे को समझ में नहीं आता था इसका आंसर होगा क्या। तो आई यूज्ड टू थिंक यार, जब इस एक स्मॉल ग्रुप ऑफ में 6-7 लोग ऐसे हैं, एंड सिंस उनका हिंदी एंड संस्कृत ही सब्जेक्ट था, तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम। मेरे लिए इंग्लिश इतना इजी था, उनके लिए संस्कृत और हिंदी इजी था। एंड क्योंकि हिंदी इंग्लिश के सब 50 क्वेश्चंस आते हैं इन टोटल, तो एक एडेड एडवांटेज आप बोल सकते हो उन लोगों को रहता ही है। तो वहां पे मेरे को ये फील होता था कि it is not going to be easy, right? It is not going to be easy, but what I also believe is अगर आप स्मार्ट या इंटेलिजेंट या नॉलेजेबल इंसानों से सराउंडेड होते हो ना, इट इज अ प्रिविलेज एंड नॉट अ थ्रेट। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे को ये और पुश करेगा, बिकॉज अगर वहां पे एवरेज बच्चे होते या बिलो एवरेज होते, तो मेरे को लगता कि अरे सिलेक्शन तो बहुत इजी है क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो वहां पे मेरे को बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था एंड एवरीथिंग। तो मैम यहाँ पे मैं 2 लोगों के नाम लेना चाहूंगा अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली। द वेरी फर्स्ट वन इज विवेक राज। आई called him, I remember first week of Feb, कि ब्रो नहीं हो पा रहा प्रिपरेशन, थिंकिंग ऑफ गिविंग अप। So ma'am, apart from this preparation phase, I was also going through a tough mental state in my life because of few personal reasons. तो उसने मेरे को एक ही बात बोली, विराज तू प्रिपरेशन मत कर, मत निकाल एग्जाम, बीएड में एडमिशन कहीं और ले लेना, इग्नू में ले लेना, कहीं से भी ले लेना, लेकिन अगर तेरा ये एग्जाम नहीं ना निकला, तो तेरे कॉन्फिडेंस पे ये बहुत फर्क डालेगा। इट विल हैम्पर योर कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस से ऊपर उठ पाना ना तेरे लिए बहुत टफ होगा बाद में, बाकी तुम्हारी मर्जी है। He also gave me a compliment saying कि one of his friends qualified civil services examination last year. तो he said कि अगर हम उसको 10 में से 9 रेट करते हैं ना विराज, I rate to 10 out of 10, तो that made me, I don't know, वो मेरे को सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए कह रहा था, और it was a genuine compliment, बट उस समय मेरे को चाहिए था, ये पुश चाहिए था किसी से, वो किसी से भी आता, वो beat anyone, and he has always been my savior for last 10 years. So thank you so much for that, Vivek. So that really helped me. Also another friend of mine, Chestha, उसने मेरे को बहुत पुश किया. She kept reminding my potential. She kept reminding कि तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा. तो these people really helped me, and apart from them, of course, my parents, my mother is a lovely woman. She has been a teacher for last 30 years, तो उनको पता है कि कैसे मैनेज करना है बच्चों को, उनका mindset and everything. Yeah. So she handled me with great composure, बहुत काम तरीके से, whenever I felt. संस्कृत में उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प किया। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था प्रिया मैम के लेक्चर्स के बाद भी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये बताना चाह रही हैं, ये समझाना चाह रही हैं, ये इस तरीके से, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प किया। और my father, I remember I was studying, it was 2-3 days before the examination, around 14th of March. So he came with a glass of milk and he said कि I was very tensed. So he understood कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है,
ही हैज बीन थ्रू दिस जर्नी ऑलरेडी. तो उन्होंने मेरे को बोला कि विराज, बहुत लंबी लाइफ है, छोटे मोटे नुकसान होते रहेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं ले. तो मैम, आई फील रियली लकी, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में, यू नो, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से. एंड अभिलाष सर तो है ही, मतलब यू नो, ही इज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स. उनकी बातें, उनके उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. तो मैम, डीमोटिवेटेड फील करना इज वेरी नेचुरल. मेरे लिए खास कर था क्योंकि यू नो, एज आई सेड कि कुछ और भी रीजंस थे, but somehow I could manage. I got through examination, and now everything makes sense. I may not be able to suggest something, you know, very specific, because ये demotivated feel होना या उस phase में कैसा इंसान feel करता है is very subjective in nature. हम किसी और तरीके से feel कर सकते हैं, किसी का you know parameter कुछ और हो सकता है, किसी का saturation point कुछ और हो सकता है. but क्योंकि यू नो आपने मेरे से ये सवाल पूछा, इसलिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे पे यू नो फोकस करके इसका जवाब दिया. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि यू नो, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, you know, because once you are through that hell, once you find light at the end of the tunnel, everything in life will start making sense. You know, 6 months back I pursued my graduation from University of Delhi. I had to switch to IGNOU for masters, which was extremely depressing for me because I had to be at home all the time, no classes, nothing. From a life at University of Delhi, from a life at IGNOU is, you know, poles apart, बहुत अलग है. You know, it started affecting my mental health, peace and everything. But now again, after qualifying this examination, everything is making sense. I'm happy, I'm smiling for no reason. So yeah, you know, सारी चीजें अच्छी लगने लगती. दैट इज इट. इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग. लिख के कहीं चिपका लो अपने दीवार में एंड पुश योरसेल्फ थ्रू द फेज. ओके, ग्रेट. विराज, आपने यहाँ पे अभिलाष सर के बारे में डिस्कशन करा, डेली वाइब्स के बारे में डिस्कशन करा, तो प्लीज पुट सम लाइट कि कैसे डेली वाइब्स, कैसे अभिलाष सर या डेली वाइब्स के फैकल्टीज ने आपके प्रिपरेशन में हेल्प करा, या आपके प्रिपरेशन को कैसे उन्होंने ईज करा, या वॉट एवर द एक्सपीरियंस यू हैड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन विथ डेली वाइब्स एंड विथ डेली वाइब्स फैकल्टीज. एकदम एग्जैक्ट रॉ आप थोड़ा सा डिस्कस करो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को, जो अब वो सोच रहे हैं कि वो अब डेली वाइब्स में एनरोल करें. ओवर टू यू विराज. यस मैम. तो डेली बाइट्स पे मैंने 3 लोगों के साथ बहुत यू नो पर्सनल एंड क्लोज, एक 1-on-1 आप कह सकते हो, या पर्सनली मैंने बहुत अटैच फील किया. ऑफ कोर्स यू नो प्रिया मैम, सरवानी मैम who is interviewing me right now, and Abhilash sir for that matter. मैम, क्योंकि हिंदी एंड संस्कृति मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था, तो आई वुड लाइक टू गो अहेड विद प्रिया मैम फर्स्ट ऑफ ऑल. मैम, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हो ना, कोई 19 पढ़ाएगा तो कोई 20 पढ़ाएगा सब्जेक्ट लेवल के नॉलेज पे, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिया मैम से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता या बाकी लोग प्रिया मैम से खराब पढ़ाते हैं. यहाँ पे बात सब्जेक्ट नॉलेज की है ही नहीं, ठीक है. यहाँ बात है मैम उनकी पॉजिटिविटी की और उनके तरीके की, ठीक है मैम. आई रिमेम्बर कि उन्होंने 2-3 बार मेरे को पर्सनली बोला है इन क्लासेस या क्लास के बाद, जब हम लोगों की बात होती थी 5-10 मिनट के लिए पर्सनल लेवल पे, या उनको या वो कहती थी कि आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते थे. तो उनकी बातों में ऐसा लगता था, मतलब बोलती वो थी, मेरे को ये फील होता था एग्जाम निकल जाएगा एग्जाम. मतलब आई डोंट नो हाउ, पता नहीं उस समय या तो कहीं से भी एक रे ऑफ होप हमको दिखाई देता था या कुछ सनशाइन दिखाई देता था, तो आई यूज्ड टू कैच इट. उस फेज में थे हम भाई. खोने को कुछ नहीं था, पाने को आसमान था. तो यू नो, उनकी पॉजिटिविटी ने मेरे को बहुत हेल्प किया. और उन्होंने एक चीज मेरे को बोला था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कि आप लोग ये बिल्कुल मत सोचो कि क्लासेस से ही हो जाएगा या क्लासेस में जितना पढ़ाई हो रहा है उतने से ही हो जाएगा. हो सकता है, बट नथिंग इज गिवन, नथिंग इज सर्टेन. तो आप लोग जितना मेहनत साइड लेवल पे करोगे ना, जितना मेहनत आप यहाँ से क्लासेस के बाद जाने, आप वो नोट्स मेकिंग का हो, वो कुछ और अपना एड ऑन करने का हो बुक्स के थ्रू या और कुछ रिसोर्सेज के थ्रू,
एंड मैम अब रियलाइज होता है ना मैम, क्योंकि 2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे एंड वाल्मीकि भी नहीं मिलता, यस। बिकॉज 196 पे वहां की कट ऑफ क्लोज हुई है। आई हैव 205, CIE 208 पे क्लोज हुई है। 2 क्वेश्चंस मेरे को 205 पे लाके 195 पे लाके खड़ा कर देते, तो वाल्मीकि भी नहीं मिलता मैम। तो मैम नाउ आई रियलाइज कि मैंने जो एक्स्ट्रा एफर्ट की सिर्फ उनके कहने पे, अदरवाइज मेरे को रियलाइज नहीं होता, बिकॉज व्हेन समवन पेज सर्टेन अमाउंट और वो कहीं एनरोल करते हैं ना, वो सोचते हैं कि यहाँ कर दिया तो सिलेक्शन गारंटीड है। तो प्रिया मैम के साथ बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई मीन आई थैंक हर द मोस्ट फॉर माई सिलेक्शन। ऑल्सो उनकी एक सबसे खास बात जो मेरे को लगती थी कि वो कोई भी टॉपिक पढ़ाती थी ना, वो सब बच्चों से उन टॉपिक पे एग्जाम्पल लेती थी, सब बच्चों पे। एंड वो इतना फोकस्ड वे में देखती थी कि कौन 2 बच्चे या 3 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं या किन से आंसर नहीं आया है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे को लगता था कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, तो हम नहीं बोलते थे, तो वो स्पेसिफिकली बोलते विराज अगली बारी तुम्हारी है। तो उससे क्या होता था कि आप और अलर्ट रहते थे या आप और फोकस के साथ पढ़ते थे कि मेरे को आंसर देना है। क्योंकि अदरवाइज तो ठीक है, कोई भी कुछ भी पढ़ा के निकल गया, आप सोचते हो कि आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, ठीक है कहीं और से कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता है, वो रह ही जाता है। तो प्रिया मैम के साथ एक्सपीरियंस आई वुड से अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा, और कभी मौका मिला तो फिर से उनसे पढ़ना चाहेंगे। और मैम और मैम फिर आपके क्लासेस की बात रही तो मैम मैंने आपके क्लासेस बहुत कम लिए, लाइव क्लासेस मैं उतना नहीं ले पाता था, बिकॉज एज आई सेड कि उस समय मेरा इग्नू के एग्जाम्स भी चल रहे थे। तो मैंने आपके रिकॉर्डिंग्स बाद में ही फॉलो की, ऑल्दो आई रिग्रेट, बिकॉज बाद में मैंने ये सुना कि आप पढ़ाई के अलावा और भी बहुत ज्ञान देते थे लाइफ के ऊपर या ऐसे कुछ क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा रहा ना कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि यू वर लाइक विराज, इस तरीके से तो मुश्किल है। तो आई वाज लाइक कि भाई पहला क्लास है, ऐसे बोल दी। तो आप एक फर्स्ट इंप्रेशन बना ही रहता है इंसान, कोई कितना भी बोले कि आई डोंट जज या आई डोंट हैव अ फर्स्ट इंप्रेशन, दिस इज नॉट ट्रू। तो आई वाज लाइक कि अब हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, नॉट बिकॉज यू स्कोल्डेड मी और एनीथिंग, बिकॉज I used to come tired from workout, फिर मुझे इग्नू का भी पढ़ना होता था, तो मैं नहीं कर पाता था। So I watched your lectures on tense, on active passive voice and narration, बस यही 3 टॉपिक्स, बाकी vocab and idioms phrases I knew I would। तो ये 3 टॉपिक्स भी मैम, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे को ऐसे मिले जो आज तक मैंने पढ़े नहीं थे, या मैंने उतने फोकस के साथ नहीं पढ़ा, या मेरे को लगता था कि अरे हाँ इस तरीके से भी ये हो सकता है। I did not make any notes, to be very honest, out of your lectures. मैं बस सुन लेता था कि चलो ठीक है, एक रिवीजन भी हो जाएगा, बट उसमें भी मेरे को कहीं कहीं लगता था, एंड आई यूज्ड टू गो बैक 10 सेकेंड्स एंड मैं सुनता था कि ये क्या बोली, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं इस तरीके का कुछ। सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच अगेन। एंड अभिलाष सर तो समुंदर हैं, उनकी तारीफ एक बूंद जैसी होगी, बट हाँ ही इज द रियल एजुकेटर। एक यूट्यूबर और एक एजुकेटर में मुझे बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। डूइंग थिंग्स विच ही डज फ्री ऑफ कॉस्ट, आज के डेट में कोई नहीं करता मैम। इतने फ्री सेशंस, आई अटेंड ऑल हिज सेशंस, even if I don't have anything to ask, or even if I don't have anything, any doubt, मैं उनके सारे सेशंस देखता हूँ, सारे सेशन सुनता हूँ। बच्चे जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको कैसे हैंडल करना, एंड मैम अगर 50 क्वेश्चंस बच्चे, तो वो 50 क्वेश्चंस मेरे को भी हेल्प करेगी फ्यूचर में, when I will guide my students, or I will enlighten them। तो उस तरीके से मैं उनका क्लासेस, एंड I don't know, I'm speechless when it's about him। Men not very often praise men, so इसलिए भी, but much respect and much love to Abhilash sir। Okay. Thank you so much, Viraj. This was really very great experience while talking to you. और once again, many congratulations। और अब आप दिल्ली आने की तैयारी करो, ठीक है, बैग्स वगैरह अपना पैक करो, और बहुत सारी शुभकामनाएं
बहुत सारी अच्छी मेमोरीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाओ। बहुत सारे, आपका तो ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से नाता है, तो एक बार फिर आप रिलिव करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आई रियली होप आने वाले समय में भी आप दिल्ली वाइट से जुड़े रहो। एंड थैंक यू सो मच, दिस विल बी ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you so much, man. Thank you.